जीएस की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान की यात्रा के भाग नंबर 6 को लेकर आए हैं। इनके भारतीय संविधान की यात्रा का भाग 6 हम लेकर आए हैं। यहाँ पर हम भारतीय संविधान के आगे का जो अध्याय है उसको डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर हम अनुच्छेद नंबर 17 को डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे पदोन्नति में आरक्षण का विषय क्या है, अर्थात पदोन्नति में आरक्षण का विषय क्या है, इसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो समय को ना गवाते हुए देखते हैं। हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, यात्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 तक नहीं देखी है, वो उन यात्राओं को देख ले। और आज हम यात्रा नंबर 6 लेकर आए हैं, अर्थात छठे पड़ाव पर हम यहाँ पर भारतीय संविधान के पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे करके हम संपूर्ण भारतीय संविधान को यहाँ पर कवर अप करेंगे और जैसे ही आप पूरे भारतीय संविधान को हमसे पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपका कोई डाउट इससे संबंधित रहेगा। यदि आपका कोई भी डाउट इससे संबंधित हो तो कृपया करके हमको कमेंट करें और यदि वीडियो आपको लाइक लगे तो लाइक करें, अगर अनलाइक लगे तो अनलाइक करें और यदि लगे कि शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, वरना मत शेयर करना। तो देखिए, पहला जो दिया गया है यहाँ पर, पहला पॉइंट जो दिया गया है उसको यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं 77वें संविधान संशोधन के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को बहाल करें। 77वें संविधान संशोधन के द्वारा पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको क्या कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया, अर्थात पदोन्नति में आरक्षण होगा किसके द्वारा, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। परंतु वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है। लेकिन वर्तमान में क्या कर रखा है, रोक लगा रखी है उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण पर। ठीक है जी। और उच्चतम न्यायालय का तर्क है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय निम्नलिखित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। जो मानक दिए गए इनका पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। अब इनमें कौन कौन से मानक दे रखे हैं यहाँ पर, सबसे पहला मानक जो दे रखा है ए दे रखा है, ए को पढ़ेंगे। पदोन्नति में आरक्षण से सेवाओं का कुशलता प्रभावित नहीं होगा। इनके पदोन्नति में यदि आप आरक्षण करेंगे तो जो सेवाओं में कुशलता जो है उसको प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप पदोन्नति में आरक्षण कर सकते हैं लेकिन कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कुशलता के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उच्चतम न्यायालय ने सीधा सीधा ये स्पष्ट कहा है। दूसरी बात है, अनुसूचित जाति होगी और जनजाति होगी का सभी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो आप सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण नहीं कर सकते, लेकिन यदि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो आप पदोन्नति में आरक्षण कर सकते हैं। इसकी कोई बात नहीं है, यह किसने कहा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह तर्क दिया गया। तीसरा पॉइंट दिया है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग अभी भी पिछड़े हैं। दोनों के लोग क्या हैं, अभी भी पिछड़े हैं। तीसरा कारण ये दिया है उसने, किसने, उच्चतम न्यायालय ने, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने। आरक्षण तथा वर्तमान राजनीति की यदि बात करें तो आरक्षण और वर्तमान राजनीति के बीच में भी एक गहरा संबंध है। आप देखेंगे सबसे पहला जो संबंध निकल करके आ रहा है, सबसे पहला जो दिया गया है उन्होंने कि क्या संबंध है, आरक्षण सामाजिक न्याय के उपकरण के बजाय, आरक्षण जो है सामाजिक न्याय के लिए लिया गया था, लेकिन आगे क्या किया गया, इसने राजनीतिकरण ले लिया और वोट बैंक का एक माध्यम बन गया है। कौन, आरक्षण। आरक्षण लाया किस लिए गया था, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके, लेकिन आने वाले समय में भी क्या हो रहा है कि एक वोट बैंक का माध्यम बनकर ही रह गया है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, दूसरे पॉइंट में क्या है, आरक्षण और वर्तमान राजनीति से संबंधित, पिछड़े वर्ग आयोग पिछड़ों की अनुशंसा की अवहेलना करते हुए, पिछड़े वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग की अनुशंसा की अवहेलना करते हुए हरियाणा में जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण दे दिया, जो संवैधानिक भावना का क्या है, दुरुपयोग है। हरियाणा में क्या कर दिया गया, जाट जो लोग हैं उनको भी आरक्षण दे दिया गया, जो कि संवैधानिक भावनाओं का क्या है, दुरुपयोग है। अर्थात जाटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से वैसे ही बहुत डेवलपमेंट है। तो वहाँ पर क्या कह दिया गया कि वोट बैंक के लिए वहाँ की सरकार ने जाटों को आरक्षण दे दिया। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से आरक्षण को प्रभावित कर रही है। तीसरा पॉइंट की यदि बात करें तो तीसरे पॉइंट में दिया गया है, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुकी जातियों को आरक्षण की सूची से बाहर किया जाए। जिन जातियों ने आरक्षण प्राप्त कर लिया है उन जातियों को आरक्षण से बाहर किया जाए और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण है उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जो डेवलप हो चुके हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्रीमी लेयर के बाहर, क्रीमी लेयर के ऊपर उनको रखना चाहिए।
ताकि जो मेन आदमी हैं उनको आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा सके, जो सही में आरक्षण हकदार हैं उनको आरक्षण मिल सके। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखेंगे कि हमारे जो SC/ST समुदाय से जो IAS IPS अफसर हैं उनको भी अनुसूचित जाति जनजाति का लाभ मिल रहा है, जबकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं। और वहाँ से नुकसान किसका हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है, सामाजिक ही नुकसान यहाँ पर हो रहा है। आप देखें अनुसूचित जनजाति और जाति के जो गरीब तबका है उसी का यहाँ पर लॉस हो रहा है, अर्थात वो बच्चे फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनको फिर इतनी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इतना बेहतर उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान उदारीकरण के युग में आरक्षण प्रदान करते समय जाति के अलावा अन्य मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में आरक्षण प्रदान करते समय जाति तो देखनी चाहिए, लेकिन अन्य मानकों का भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, पॉइंट नंबर 5 में आपका दिया है वाणिज्य घरानों या व्यावसायिक घरानों द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए ST और SC के लिए विशेष प्रतिशत व आरक्षण देना चाहिए। जो विशेष घराने हैं उनके लिए विशेष आरक्षण देना चाहिए, उनको विशेष आरक्षण देना चाहिए SC और ST समुदाय को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। तो ये भी यहाँ पर दिया गया है, एक कारण है। और पॉइंट नंबर 6 जो दिया गया है, आरक्षण सामाजिक न्याय व सामाजिक समानता बनाए रखने का प्रभावशाली माध्यम है। आरक्षण क्या है, आरक्षण किस लिए है, सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक समानता दोनों बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों में समग्र और वर्गीकृत बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान परिस्थिति में समग्र और तार्किक बनाए जाने की आवश्यकता है, अर्थात उस पर तर्क वितर्क होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब अगला जो आपका आर्टिकल है अर्थात अनुच्छेद नंबर 17 है। अब अनुच्छेद नंबर 17 को भी विस्तृत तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 16 तक आपके सभी समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हों तो दोबारा से फिर आप वीडियो को देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे जहाँ पर भी आपका डाउट होगा जो आने वाली वीडियो से। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 17 कहता है सामाजिक विषमता और विशेषाधिकार की समाप्ति। सामाजिक विषमता और विशेषाधिकार की समाप्ति दोनों कहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 17 में दिए गए। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार छुआछूत प्रतिबंधित है। छुआछूत प्रतिबंधित है, आप छुआछूत किसी के साथ में नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल नंबर 17 कहता है। और यह दंडनीय अपराध भी है। और क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी के साथ में छुआछूत का व्यवहार करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है जी। भारतीय संविधान में अधिकार की प्रकृति, इसके बारे में यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अधिकार की प्रकृति क्या है, पहले देखें। सामान्यतः भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित हैं। मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित हैं, परंतु आर्टिकल 17 एक निरपेक्ष अधिकार है जिस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आर्टिकल 17 एक क्या है, एक निरपेक्ष, केवल आर्टिकल 17 ही एक निरपेक्ष अधिकार है जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 17 का व्यवहार व क्रियान्वयन करने के लिए 1955 में संसद के द्वारा विधि निर्माण किया गया, जिसे छुआछूत प्रतिबंध अधिनियम के रूप में जाना जाता है। छुआछूत प्रतिबंध अधिनियम 1955 में आया था, जिसका नाम 1976 ईस्वी में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। बदलकर कब किया गया, 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कब, 1976 में। अब छुआछूत से अभिप्राय क्या है, हम छुआछूत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि छुआछूत होती क्या है, अब इसको भी देख लेंगे। छुआछूत कहते किसको है, सबसे पहले देखेंगे, न तो संविधान में और न ही संसदीय अधिनियम में छुआछूत को परिभाषित किया गया। देखिए, संविधान में भी परिभाषित नहीं किया है और न ही संसद का जो अधिनियम है उसमें परिभाषित किया गया, परंतु अनुच्छेद नंबर 1976 में संसदीय अधिनियम में निम्नलिखित कार्यों को छुआछूत का पर्याप्त माना गया है, छुआछूत का पर्याय माना है। ऑप्शन ए दिया गया है। ए में क्या कहा गया है, किसी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना। कोई भी व्यक्ति, उसको जाति सूचक शब्दों से आप अपमानित नहीं करेंगे। यदि आप किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करेंगे तो आर्टिकल नंबर 17 के तहत आप दंड के भागीदार होंगे। आप नहीं कर सकते, किसी को भी किसी भी जाति से बुला नहीं सकते। दूसरा जो दिया गया है बी, जाति के आधार पर सर्वाधिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर रोकना। जाति के आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोक सकते।
किसी को भी आप किसी भी जो सरकारी स्कूल होंगे वहाँ पर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि सार्वजनिक स्थल है। प्राइवेट स्कूल हो तो वहाँ पर भी किसी को भी जाने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो भी सार्वजनिक स्थल है। जितने भी नदी हैं, तालाब हैं, वहाँ पर नहाने से, पानी पीने से किसी को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल है। जितने भी होटल्स वगैरह हैं, सिनेमाज हैं, वहाँ पर भी आप किसी को नहीं रोक सकते। अगर आप रोकते हैं तो अनुच्छेद नंबर 17 के तहत आप दंड के भागीदार, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर सी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी, जाति के आधार पर किसी को सामाजिक सेवा वितरित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर किसी को भी सामाजिक सेवा वितरित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा सकता कि आप एससी के हो, आप आर्मी में नहीं भर्ती हो सकते, आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, आप एसटी के हो, आप कहीं पर भर्ती नहीं हो सकते, कोई एक स्पेशल फोर्स है, आपको वहाँ पर भर्ती नहीं हो सकते, या आप जाट समुदाय से हो, या फिर आप किसी भी समुदाय से संबंधित हो। कहने का मतलब ये है, आपको इनकार नहीं किया जा सकता कि आप किसी भी सामाजिक सेवा में भर्ती नहीं हो सकते, इससे आपको इनकार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 18 कहता है, आर्टिकल नंबर 18 को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल नंबर 18 का मतलब है उपाधियों का अंत, अर्थात जितनी भी उपाधि दी गई है सभी का क्या कर दिया गया, यहाँ पर अंत कर दिया गया है, समाप्त कर दी गई है। आज़ादी से पहले जितनी भी उपाधियाँ दी गई थी उन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य जो है किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि से नहीं नवाजेगा, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। पहला नंबर पॉइंट ये। लेकिन शैक्षणिक, जो शैक्षणिक है, जैसे पीएचडी हो गए, सैनिक उपाधि है, जनरल कर्नल की उपाधि दी जा सकती है। शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, जैसे पीएचडी हो गए, पीएचडी से डॉक्टर बनते हैं, और जनरल कर्नल की उपाधि, सैनिक उपाधियाँ दी जा सकती हैं। लेकिन वैसा कोई स्पेशल किसी को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। दूसरा जो है, भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं लेगा। भारतीय जो नागरिक है विदेशी राज्यों से भी उपाधि नहीं लेगा। ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 18 में वर्णित कर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है परंतु वह भारत के राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, परंतु वह किसी भारतीय राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है अथवा ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता। किसकी अनुमति की आवश्यकता है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। यदि कोई बाहर का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, भारत में कोई लाभ का पद अर्जित कर रखा है उसने, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। अगला पॉइंट जो दिया गया है, कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर है, कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर है अथवा ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, वह किसी विदेशी राज्य से उपहार, उपलब्धि अथवा पद नहीं ले सकता। ना तो उपहार ले सकता है, ना ही क्या ले सकता, पद ले सकता। ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य से। इतना क्लियर हो गया। इससे संबंधित विवाद भी हैं कुछ, उन विवादों को भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे जब इतना डिस्कशन कर ही लिया है। देखिए 1955 में संघ के द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अनेक पुरस्कार शुरू किए गए, जिसे आलोचकों ने समानता के सिद्धांत के विरुद्ध माना। आलोचकों ने क्या माना, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध माना। इसमें दूसरा पॉइंट जो क्या है, ये सामाजिक विचारों के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, सामाजिक विचारों के विरुद्ध है। इसलिए 1977 में जनता पार्टी ने इसे समाप्त कर दिया था। 1977 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसको, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री को। ठीक है जी। न्यायपालिका का निर्णय क्या है इसमें, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्टिकल नंबर 18 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत प्रदान किया गया भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं। किसने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत प्रदान किए गए भारत रत्न और पद्मश्री इत्यादि पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं, जिसे दिया जा सकता है, जिसे दिया जा सकता है और पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति के विशिष्ट प्रतिमानों को सम्मानित किया जा सकता है, जिसे समानता के विरुद्ध कहना उचित नहीं है। जिसे समानता के विरुद्ध कहना क्या नहीं है, उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के साथ नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के साथ नहीं होना चाहिए। यदि आप करोगे तो आप न्यायालय की अवहेलना करोगे। क्लियर है इतना। अब आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 19 भी देख लेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 क्या गया, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया। इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ए। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें फर्स्ट क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, पुस्तक लिखना
न बोलना और फिल्में बनाना, ये सभी क्या है वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। प्रेस की स्वतंत्रता, पुस्तक लिखना, न बोलना और फिल्में बनाना। समाज में व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध कहाँ कहाँ है? पहला है राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए। सबसे पहली बात यह है आपकी स्वतंत्रता जो है वह है, लेकिन आप क्या करेंगे? संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपकी अभिव्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? लोक व्यवस्था, इसे बाद में जोड़ा गया है, पहले ये समस्या नहीं थी। लोक व्यवस्था पहले समस्या नहीं थी लेकिन इसको बाद में जोड़ दिया गया। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सदाचार। पांचवा क्या है? नैतिकता। छठा क्या है? अपराध को बढ़ावा देना। आप जो भी पुस्तक लिख रहे हैं या जो भी आप भाषण दे रहे हैं या जो भी आप फिल्म बना रहे हैं, इससे अपराध को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। छठा क्या है? मानहानि, इससे किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए, मानहानि का कोई वो नहीं होना चाहिए। और सातवां क्या है? विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध हमको बनाकर रखने चाहिए। और अगला क्या है? न्यायालय की अवमानना, और न्यायालय की अवमानना उसमें नहीं होनी चाहिए। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो हेल्पफुल ना हो तो अनलाइक कर देना, और अगर लगे कि लाइक करना है तो लाइक कर देना, और अगर लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं लगे कि नहीं करना है तो मत करना। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।